हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का जो सेकंड पार्ट है हम उसको देखेंगे। इसमें भी लगभग 15 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी हम समझते हुए चलेंगे और देखेंगे यूपीएससी ऑप्शन में किस तरह का ट्रिक सेटअप करता है, उसको भी समझेंगे ताकि जो फ्यूचर के क्वेश्चन है हम उसको इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाए और कॉन्फिडेंटली और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम यूपीएससी की पॉलिटी के कंप्लीट सिलेबस को पीवाईक्यू के द्वारा कवर कर रहे हैं। इसमें हम लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लेटेस्ट ईयर का भी पिछले साल हमने एक क्वेश्चन देखा था और इस पार्टिकुलर लेक्चर ये जो पार्ट सेकंड है इसमें लगभग 2021 से 2016 के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ यूके मॉडल पे है। ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है ना, इसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इसका क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, अल्टीमेटली जो लोअर हाउस होता है, जो पॉपुलर हाउस होता है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म में गवर्नमेंट में कुछ अंतर होता है। ये हमारा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर में होता है। इसमें क्या प्रिंसिपल ऑफ चेक्स और बैलेंस होता है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, ये है। और हमारे यहाँ जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, तो हमारे यहाँ ये राज्यसभा भी होता है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और लोकसभा जो होता है पॉपुलर हाउस होता है ना। और हमारे यहाँ जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होता है कि हम लोग एमपी को चुनते हैं और एमपी एमएलए जाके वहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में वहाँ पे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट अल्टीमेट अल्टीमेट अथॉरिटी तो हमारे पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन अल्टीमेटली हम एमपी को चूज करते हैं, एमपी जाके जाके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये हमारा जो मॉडल है उसको हम लोग इनडायरेक्ट मॉडल कहते हैं। ठीक है, बाकी हम देखेंगे कि अभी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रिविलेज है वगैरह, प्रिविलेज मोशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कौन से अकाउंटेबिलिटी टूल होती है जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराने के लिए यूज करती है, वो सब भी हम देखेंगे। इसमें पिछले लेक्चर में भी कुछ देखा था, इसमें भी देखेंगे। ठीक है, बाकी हमने स्पीकर का जो क्वेश्चन था उस पे भी देखा था कि स्पीकर को कैसे वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर का यूएस में कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब जो हमारे स्पीकर हैं उनको रिजाइन रिजाइन नहीं करना होता अपने पद से स्पीकर बनने के बाद। ठीक है, और हमने देखा था डिप्टी स्पीकर का फिर जो जो डेट होता है इलेक्शन का वो कौन तय करता है, ये स्पीकर तय करते हैं। और स्पीकर कौन तय करता है, ये प्रेसिडेंट तय करते हैं। तो ये सब हमने कॉन्सेप्ट देखा था, इस वाले लेक्चर में भी हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये 2021 का क्वेश्चन है। अगेन हमें पता है ना हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एसओपी क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि आप कैसे मार्क किए हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि मैं किस तरह से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, कैसे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम में क्या है, हमें थियरी के बाद हमें स्किल जरूरत पड़ती है जिससे हमें करेक्टली आंसर को मार्क कर पाए। ठीक है, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर रहा है, तो ये स्किल भी हम साथ साथ डेवलप करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा। तो करेक्ट आंसर पूछा है, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछा है हमें। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या दिया है। हमने क्या है, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज अवर मॉडल डिफरेंस फ्रॉम द दैट मॉडल। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि हमने क्या है, फिर ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मॉडल है, पार्लियामेंट्री मॉडल है, वो यूके मॉडल से कैसे डिफरेंट है, उसी पे क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन। As regard legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but India the power of Parliament to legislate is limited। ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश है, वहां पे क्या होता है, वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जो लेजिस्लेटिव डोमेन में जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम सॉवरेन है। ठीक है, उसके पावर को कोई कर्टेल नहीं करता है। ठीक है, वो भी जो लॉ जो एक्ट इनेक्ट करते हैं वही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि वो का वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। लेकिन जो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो क्या है, लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशरी हो, सभी को जो अपना फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में ही परफॉर्म करना है। तो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, ना कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं। इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द
constitutionality of the amendment of the act of the parliament are referred to the constitutional bench by the supreme court। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अगर किसी भी लॉ को अगर या किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जो एक्शन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमें चेक करना है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है। इसमें मिनिमम 5 मेंबर होते हैं मिनिमम। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये हमारा और ये डायरेक्टली हमारा जो है उस साल न्यूज में वगैरह भी था, इससे उससे भी पिक किया गया है, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। तो दोनों बिल्कुल फैक्चुअल स्टेटमेंट और बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो मेंस में एक टॉपिक है जिसमें कहा गया है ना कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल देशों से वहां पे हमारे पास उसको बोरो किया गया है। तो उसमें एक टॉपिक है मेंस का, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द अदर नेशन। तो हमारे जैसे मेजर यूके है, यूएस है, फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है, हमारा पास जापान है, ठीक है, जापान जितने भी लिबरल सेट ऑफ, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम की कंपेयर करते हैं। तो जब यूके का हम इंडिया और यूके का कंपेयर करते हैं, तो इसमें सबसे मेजर ये क्वेश्चन यही रहता है कि कैसे वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, हमारे यहाँ क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है हमेशा। इसीलिए करें ना, आजकल प्री और मेंस का जो बाउंड्री है बिल्कुल ब्लर हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन पहले मेंस में आते थे, अब प्री में भी आने लगे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सही ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही है। ये कंक्लूजन मैंने दे दिया आपको पढ़ने के लिए, बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं सब स्लाइड देख के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन है ये। अगेन क्या मार्क करना है, करेक्ट मार्क करना है। कितना, 3 स्टेटमेंट दिया है, तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेना था, क्या मार्क करना है, कितने स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच ए प्लेस एज ही सी थिंक फिट। बिल्कुल ठीक है। ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है कि पार्लियामेंट का जो समन है वो कहाँ पे करें, ठीक है, वो प्लेस है वो डिसाइड कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि पार्लियामेंट अगर सपोज दिल्ली में है तो दिल्ली में, अगर पार्लियामेंट आज के कल जाके मैं सपोज लखनऊ बन गई तो लखनऊ भी बुला सकते हैं, ठीक है। ये तो याद रखना है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो समन करते हैं पार्लियामेंट के सेशन को, और चाहे जहां बुला, सच ए प्लेस एज ही सी थिंक फिट। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये जो इस तरह का जो सामान अगर प्रोरोगेशन वगैरह होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे होते हैं। ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया, ठीक है। तो इसमें करेक्ट मार्क करना है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन बचा सिर्फ। दूसरा पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर, हमने इसमें देखा था पहले क्वेश्चन, पिछले लेक्चर में ट्रिक, इन ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। देखिए इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई पार्ट, कोई प्रावधान नहीं है कि हमारे पास 3 सेशन होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा रूल्स ऑफ कंडक्ट बिजनेस में दिया है कि हमारे पास 3 सेशन होता है जनरली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मैंडेट है कि किसी 2 सेशन के बीच मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा लैप्स नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मेंशन है। ये जो 3 सेशन होता है ना, कौन सा ईयर में स्टार्ट होता है, बजट सेशन, फिर मानसून सेशन, फिर इंटर सेशन, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो हमें ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डे दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है ये, ठीक है। 1/3, ये 1 और 3 ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना हमने पिछले लेक्चर में बताया था इसमें भी कि जो पार्लियामेंट का डिसरप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवरऑल उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। तो हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो उन्होंने सुझाव देते हैं कि पार्लियामेंट क्या है, हमारे पास क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, उनका अल्टीमेट पर्पस तो ये लॉ मेकिंग बॉडी करना, एग्जीक्यूटिव को अकाउंट ठहराना है ना, ओवरऑल नेशन के जो नेशनल इश्यूज है उस पर डिस्कशन और डिबेट करना, एक नेशनल पर्सपेक्टिव से बात करना। लेकिन पार्लियामेंट जब काम ही नहीं करेगा ठीक से, तो कैसे सब उसका अपना फंक्शन का अपने मैंडेट को पूरा कर पाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि उसको मिनिमम नंबर पर कुछ होना चाहिए, जिसे एटलीस्ट मान के चलिए कि 100 दिन बैठे। इस तरह का कोई नंबर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी न्यूज में रहता है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यही रखना है कि जो 3 सेशन है, 3 सेशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, ठीक है। ये हमारा रूल्स ऑफ कंडक्ट बिजनेस का पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, इसमें वो दिया गया है, ठीक है, 3 सेशन। और हमें बस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किसी 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का ही गैप हो सकता है। मतलब ये जैसे सपोज दैट जनवरी में एक सेशन हुआ, तो 6 महीने बाद लगभग जुलाई में एक सेशन दूसरा होना जरूरी है। इन दोनों से बाद 6 महीने ज्यादा का टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है आपको।
ये हमने दे दिया है यहाँ पर। और हमें ये चीज याद रखना है कि कोई मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ नंबर है जिसमें जो पार्लियामेंट का जो सीटिंग है वो निर्धारित नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। और ये चीज क्या है कि हमारे पास इसका जब पार्लियामेंट की जो फंक्शन है ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी डाउन होती है उसके रिफॉर्म के रूप में हमें सजेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट को एक मिनिमम नंबर द्वारा मिनिमम नंबर क्या एक उसके पास होना चाहिए कि इतना नंबर बैठे ही बैठे। और हमें एक होना चाहिए उसके पास कंपल्सन हो कि लगभग मेजॉरिटी ऑफ द बिल जो है वो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे। ये रिफॉर्म सजेस्ट किए जाते हैं एक्सपर्ट द्वारा, तो ये सब ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है। अगेन क्या दिया है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा राज्यसभा और लोकसभा के पावर के बीच में बताया ना, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। ये लोकसभा लोकसभा क्या होती है, ये होती है हाउस ऑफ द पीपुल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हाउस ऑफ द पीपुल, ये लोअर हाउस होता है, ये पॉपुलर असेंबली होती है। ठीक है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ इनका प्रेरोगेटिव है। जैसे क्या है, हमेशा मनी बिल के लिए इसमें अपर एंड होता है। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ हमेशा इसी में होता है। ठीक है, एक और देखा था हमने कि जो हमारा इमरजेंसी का डिसअप्रूवल है, स्पेशल पावर दिया गया है कि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू उसको डिसअप्रूव कर सकता है। ठीक है, तो ये सब स्पेशल पावर है हमारे लोकसभा के। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस। अब ये क्या है, ये गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है। राज्यसभा किस पर क्या है, कौन सा आर्टिकल है बताइए, 312 में ये ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान है। इसमें हमें पता है ना, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रावधान किया गया, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात की गई है। आज हमारे इसको भी एक रिफॉर्म के रूप में सजेस्ट किया जाता है कि जुडिशरी की प्रोडक्टिविटी, जुडिशरी का जो पेंडेंसी केसेस को सॉल्व करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, राज्यसभा का प्रेरोगेटिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फेडरल चेंबर है। और ऑल इंडिया सर्विस जो है वो कहीं ना कहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिक्रूट करती है और जाके स्टेट में जाके फंक्शन करते हैं, तो कहा जाता है ये फेडरल सिस्टम को वायलेट करती है। ये यूनिटरी फीचर है हमारा, तो इसलिए ये राज्यसभा को पावर दिया गया है, क्योंकि वो फेडरल चेंबर है। ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है। इक्वल पावर किसमें है, इक्वल पावर पूछा है, इक्वल पावर है ये दोनों। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है वो किसी में भी हो सकता है, दोनों में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। दोनों को अलग अलग पास करना जरूरत होता है, दोनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दोनों के लिए कोई अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, इसलिए इन दोनों में दोनों का इक्वल पावर होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, रूमल ऑफ द गवर्नमेंट हमें पता है ना, ये हमारा लोकसभा का होता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को कैसे रिमूव करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ लोकसभा में। तो ये लोकसभा का वो प्रेरोगेटिव हो जाएगा, स्पेशल पावर हो जाएगा। मेकिंग कट मोशन, जितने भी कट मोशन होते हैं वगैरह जो हम देखेंगे जब बजट पढ़ेंगे, तो कट मोशन जितने भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो ये लोकसभा की स्पेशल पावर है, ये भी लोकसभा का स्पेशल है, ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। लेकिन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों, इसमें दोनों का इक्वल पावर है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमने बिल देखे थे, हमने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, मनी बिल होता है। ठीक है, हमारे पास मनी बिल होता है, हमारे पास फाइनेंशियल बिल होता है। फाइनेंशियल बिल होता है, फिर में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी देखा था, कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2। और हमारे पास क्या होता है, लास्ट में ऑर्डिनरी बिल होते हैं। तो ये सब इस टाइप के जो बिल होते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए किसमें राज्यसभा का स्पेशल पावर है, किसमें लोकसभा का स्पेशल पावर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है आर्टिकल 368 में दिया है कि ये दोनों अमेंडिंग पावर में दोनों को इक्वल पावर पावर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है ये। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये हमेशा मोस्टली न्यूज में रहता है, जो एमपी लेड स्कीम है, जब आप पढ़े होंगे ये एक्चुअली ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, बट ठीक है शामिल कर लिया है मैंने, क्योंकि एमपी वगैरह एमएलए से रिलेटेड है ये। ठीक है, ठीक है, तो हमें यहाँ होता क्या है कि लगभग इनको 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया हर साल दिया जाता है। और कितने साल का दिया जाता है, उनके पूरे टेन्योर मतलब 5 साल के लिए, तो लगभग 25 करोड़ रुपये 5 साल के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इनके डायरेक्टली नहीं दिए जाते, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये होता है ना, मोस्टली एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर में ये स्कीम होता है। एक्चुअली ये इनके डायरेक्ट हाथ में नहीं आता, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें डिस्कशन में रखा जाता है। अब एमपी एमएलए वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ये जो एमपी होते हैं, स्पेशली जो एमपी होते हैं, वो क्या करते हैं कि रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पे काम करो। तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, इस बैकग्राउंड में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है, पहला देखिए इसमें क्या है, पहले करेक्ट मार्क करना है, हमें इसे याद देखना है, पहले सबसे पहले क्या मार्क करना है, कितना स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट दिए, उसमें करेक्ट मार्क करना है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं।
एमपी लेड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट, ये बिल्कुल ठीक है, लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, ये बिल्कुल उसमें इसी से उठाया गया है कि एमपी लेड में क्या है, ऐसा नहीं कि कोई अननेसेसरी एक्सपेंडिचर दिखा देंगे, कोई वन डे एक्सपेंडिचर दिखा देंगे, बोल लेते हैं कि हम लोगों ने खर्चा कर दिया, नहीं, उसमें कोई ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट होना चाहिए जिसमें हमारा हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, रोड वगैरह ये सब पे खर्चा होना चाहिए। तो पहला बिल्कुल ठीक है, जिससे हमारा एक्सपेंडिचर हो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमारा जो क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास वो अपनी पॉकेट से खर्च पैसा खर्च तो नहीं कर रहे हैं, पैसा उनको दे रही है कौन, पार्लियामेंट अप्रूव कर रही है, पार्लियामेंट के पास पैसा कहाँ आ रहा है, ये गवर्नमेंट, अब जब जो हमारे सिटीजन है वो टैक्स देते हैं ना, तभी तो उनके पास पैसा जाता है, तो वो पैसे का मिसयूज ना करे, ठीक है, डाइवर्ट नहीं करे, उसे ड्यूरेबल एसेट बने, ठीक है, इस तरह से इसलिए ये प्रोविजन डाला गया है। इस दूसरा स्टेटमेंट देखिए, A specific portion of each MP fund must benefit SC/ST population, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, जो हमारा लगभग 50% जो होता है, जो हमने सपोज दैट कोई एमपी है, अगर वो कोई वर्क है उसका मान लीजिए 100 करोड़ किया उन्होंने, तो 100 करोड़ का 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए मैंडेटरी है, 100 करोड़ में से इतना इस कम्युनिटी के ऊपर खर्चा होगा ही होगा, क्यों, तो किससे क्या होगा, हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, ठीक है, हमारा क्या होता है, सबका साथ सबका विकास होगा, ठीक है, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक एरिया का विकास ना हो, इसके लिए दिया गया है ये, ठीक है, तो ये कि ओवरऑल जो हमारा जो एक्सपेंडिचर हो वो बहुत ब्रॉड बेस्ड हो, बहुत इंक्लूसिव हो, वल्नरेबल सेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं, एमपी लेड फंड्स आर सैंक्शन ऑन ए ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ये गलत है, ये क्या है, ये नॉन लैप्सेबल फंड होते हैं, नॉन लैप्सेबल क्या हो गया, हमें क्या होता है, बजट तो हमारे पास क्या होता है, एक साल के लिए होता है, फाइनेंशियल ईयर है ना, हमें पता है 31 मार्च से हमारे पास 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर, लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर एक साल खत्म हो गया, मान लीजिए वो 5 करोड़ खर्चा नहीं कर पाए, तो इसमें से 3 ही करोड़ खर्चा कर पाए, तो 2 करोड़ अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अगले साल उनके पास कितना बचेगा, 7, ऐसे ही साल नहीं किए तो फिर उसमें अगले कैरी फॉरवर्ड होता जाता है, तो पूरा ओवरऑल ये लैप्स नहीं होता, ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तीसरा गलत है, तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, पहला दूसरा ठीक है, चौथा देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उनके इंस्पेक्शन करते हैं कि जो उनका जो ड्यूरेबल एसेट बन रहा है कि नहीं, इफेक्टिवली जो एससी एसटी वगैरह कम्युनिटी पे खर्चा हो रहा है कि नहीं, ये सोशल ऑडिट करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है कि इनकी अथॉरिटी को ये उनका मैंडेटरी वो वर्क को इंस्पेक्टर करने का उनका मैंडेटरी है कि 10% तो करेंगे मिनिमम, उससे ज्यादा करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 10% तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 to 4 डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, और ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये बहुत हमेशा न्यूज में रहता है, एमपी लेड वगैरह देखेंगे कि मोस्टली ये क्या होते हैं, वो इफेक्टिवली खर्चा नहीं कर पाते हैं, और क्या होता है वो लैप्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी होता है, मतलब नॉन लैप्स हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं, फिर जब लास्ट जिस साल इलेक्शन ईयर होता है उसी साल वो खर्चा करते हैं, इसलिए कहा जाता है ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बजट भी में मार्च रस होता है, क्योंकि सारे के सारे जो बजट में मार्च में हमारा सारे फंड पिछले साल के खत्म होने वाले होते हैं, तो जितने डिपार्टमेंट है उसी समय एक्टिव होते हैं, उसको मार्च रस कहा जाता है ना, मार्च रस गवर्नेंस पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे मार्च रस क्या होता है, कि फंड को इफेक्टिवली पूरे साल खर्चा करना चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन वगैरह होता है तभी लोग एक्टिव होते हैं, तभी स्कीम अनाउंस होता है, ठीक है, और ऐसे ही जो एमपी लेड वगैरह होते हैं, एमपी वगैरह भी ये जो क्या होते हैं, ये पूरे साल डेवलपमेंट कवर करेंगे नहीं, जो लास्ट जब इलेक्शन वगैरह का आएगा तो उसमें करेंगे, ये काफी इस पे आर्टिकल वगैरह आता है न्यूज में हमेशा, ठीक है, तो याद रखना है, इसमें एक टाइप ये था कि नॉन लैप्सेबल होता है, और ये डायरेक्ट उनके हाथ में नहीं आता, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर मोस्टली होता है, उसके अंडर एक मिनिस्ट्री का है, ठीक है, तो ये मोटा-मोटा आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 19 का क्वेश्चन है, ठीक है? अगेन क्या पूछा? करेक्ट पूछा। कितने स्टेटमेंट? 3 स्टेटमेंट है, ठीक है? 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें पूछा है कौन-सा करेक्ट है, ठीक है? पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several post from disqualification, क्या दिया है? द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें क्या है, समझे इस कॉन्सेप्ट को कि हम देखेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, ऑफिस ऑफ
प्रॉफिट होता क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये होता है, जैसे सपोज दैट जो लेजिस्लेचर है उनको सिर्फ लेजिस्लेचर का काम करना है, एग्जीक्यूटिव है सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम करना है। तो हमें क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रहे। जो लेजिस्लेचर है वो, उनका जो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा कोई कनेक्शन ना हो क्लोज, पता चला कि वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो एग्जीक्यूटिव उनको सैलरी दे रही है, या इसको क्या है, ये सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये सब प्रावधान किए गए हैं कि ऑफिस ऑफ प्राइवेट का दिया गया हमारे पास, ठीक है, कि हमें पता है अगर वो ऑफिस का प्रॉफिट का पद ग्रहण करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो वही एक्ट उस पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया है 1959 में, कि कुछ प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, इस एक्ट में एग्जेम्प्ट किया गया है कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जेम्प्ट किया गया है। जैसे अगर मान लीजिए कोई हमें पता है ना, एमपी ही जाके तो आगे मिनिस्टर बनते हैं, तो मिनिस्टर है तो इसलिए, लेकिन वो मिनिस्टर अगर बन जाएंगे तो वो मिनिस्टीरियल रोल प्ले करेंगे, तो उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं, उसको एग्जाम किया गया कि वो अलाउ है। दूसरा ऐसे एक होता है, समथिंग कुछ पॉलिटिकल पार्टी चीफ व्हिप अपॉइंट करती हैं, ठीक है, चीफ व्हिप गवर्नमेंट का चीफ व्हिप होता है। तो अभी क्या होता है, चीफ व्हिप के पद को भी एग्जाम किया गया है। ऐसे बहुत से समय समय पे इस पे अमेंडमेंट होते रहते हैं, लगभग देखिए 5 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, 5 बार अमेंडमेंट हो चुका है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो पद होते हैं उसको डाल दिया जाता है कि एग्जामेशन में डाल दिया जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द एबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, ये बिल्कुल ठीक है, अभी फैक्चुअल था, उस साल ये न्यूज में भी था एक्चुअली, ठीक है, उस साल पेपर दिया था मैंने और न्यूज में भी था। लेकिन ये वाला एक्चुअली स्टेटमेंट सबको फैक्ट नहीं पता था कितनी बार अमेंड हुआ है, हम लोग इतना ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन देखेंगे ना, इसमें सिर्फ देखिए, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें पता ही है वेल डिफाइंड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई जो डेफिनेशन क्लास है आर्टिकल 366, इसमें कोई बहुत ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है ही नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजों को डिफाइन नहीं किया गया है, और वेल डिफाइंड तो किसी चीज को किया ही नहीं गया है। तो तीसरा जब इसको गलत मार्क करेंगे तो हमें सीधे आंसर मिल जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से भी आंसर पे पहुंचना होता है। तो एग्जाम में कभी घबराना नहीं होता, 3 स्टेटमेंट है, तीनों को पढ़ा, अगर हमें समझ में नहीं आया तो घबराया नहीं कि अरे हम कैसे मार्क करेंगे, ठीक है। उसमें ये भी देखेंगे कि कभी कभी ऑप्शन से हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो पद होता है वो क्यों है, ठीक है, रैशनल क्या है, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए, ठीक है। इस तरह का हमें वो दिया गया है कि जो लेजिस्लेचर है वो अपना जो मैंडेट है वो अच्छे से कर पाए, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहरा पाए, ठीक है। नहीं तो अगर ये किसी एग्जीक्यूटिव से कोई लाभ का पद ले रहे हैं, कोई एग्जीक्यूटिव से कोई उनको कोई वो सैलरी वगैरह मिल रहा है, ये कैसे इनको इफेक्टिवली अकाउंटेबल ठहराएंगे, है ना। तो इसलिए बताया गया कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर के लिए और हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के, स्पेशली करप्शन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये प्रिवेंशन वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाया गया है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, 5 बार हुआ है। और इसमें यही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखना है, इसी यही ट्रैप है यूपीएससी में कि ज्यादातर चीजें डिफाइन नहीं है। और डेफिनेशन क्लास क्या है, 366 है, ठीक है। और वेल डिफाइन तो कोई चीज है ही नहीं, ये वेल ये सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वेल डिफाइन क्या चीज होता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आप समझ सकते थे कि ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। 19 का क्वेश्चन है ये। अगेन क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट है उसमें करेक्ट पूछा है। देखिए, इसमें क्या है, विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है। अच्छा, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के वजह से ऊपर हमारे पास क्या है ना, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है। स्टेट में क्या है, कहीं कहीं बाई कैमरल है तो वहाँ पे दोनों होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, कहीं कहीं सिंगल होता है तो उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। The governor make a customary address to the member of the house at the commencement of the first session of the every year, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कस्टमरी एड्रेस होता ही होता है। 2 तरह के एड्रेस होते हैं, एक क्या होता है, कोई भी जो जनरल इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो पहला मीटिंग होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसके मेंबर को होता है। दूसरा, हर एक ईयर में जो सबसे पहला सेशन होता है जिसको हम लोग बजट सेशन कहते हैं, इन दोनों को गवर्नर एड्रेस करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कस्टमरी एड्रेस होता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it's follow the Lok Sabha rule on that matter. इसमें क्या दिया है, सपोज दैट हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर आ गया जिनके पास कोई रूल ही नहीं है, इनके पास रूल्स प्रोसीजर नहीं है, कोई इनके पास कोई प्रेसिडेंस नहीं है उस चीज का, कोई उनके पास कोई एक्विपमेंट विजडम नहीं है, तो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट के जो विजडम है, पार्लियामेंट के जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं, और अपना खुद का भी रूल बना सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये बोथ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
अच्छा कोई स्टेटमेंट है, इसलिए देखिए बहुत डीप क्वेश्चन बना रहे हैं ये पार्लियामेंट से, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। इस तरह से इस पे डीप जा रहे हैं, तो आपको भी इस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपकी। और ज्यादातर देखेंगे इस पे हमेशा कुछ ना कुछ दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आर्टिकल आता ही आता है। और सबसे अच्छा तरीका होता है ये हमारा जो स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर तैयार करने के लिए, कि हमें जब सेशन में होता है हाउस, सपोज दैट कोई बजट सेशन चल रहा है या विंटर सेशन चल रहा है, तो उससे अगर आप अवेयर रहेंगे ना, तो उस समय आपको सारे इश्यूज आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में आएँगे, टीवी में आएँगे, डिबेट में आएँगे, तो इतनी बार पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। देखेंगे गवर्नर से ये काफ़ी रहता है, देखेंगे कि कभी-कभी क्या होता है, गवर्नर जो होता है, ये एड्रेस करते हैं, लेकिन गवर्नर का जो स्पीच होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करते हैं, ठीक है? गवर्नर उस स्पीच में फेर-बदल नहीं कर सकता। तो बहुत सारे ऐसे असेंबली में केसेस आया कि जो गवर्नर को दिया गया कि ये स्पीच पढ़ो। अब पता है गवर्नमेंट कहाँ से, ये गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? ये सेंटर अपॉइंट करती है। गवर्नर कभी-कभी रूलिंग पार्टी, जहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, उससे एकमत नहीं रखती है, तो कुछ ऐसा चीज़ है वो जो नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लेकिन गवर्नर ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो करते हैं, ठीक है? तो ये कि कुछ ना इस पे इसलिए डिबेट चलता रहता है। गवर्नर का जो रोल है, इसमें ये भी एक स्क्रूटनी में है इस समय, कि उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्पीच तैयार करके दें, उसी को पढ़ना होता है, ठीक है? और इसलिए जब क्या होता है कि जब वोट ऑफ थैंक्स होता है, वोट ऑफ थैंक्स में क्या होता है, एक्चुअली वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है उसमें। गवर्नर को इनडायरेक्टली नहीं कहा जाता उसमें, ठीक है? मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली होता है हमेशा, क्योंकि ये गवर्नर का एड्रेस तो होता नहीं है। नाम लिखा गया है गवर्नर का, क्योंकि सारे काम उन्हीं के नाम पे होता है। लेकिन वो स्पीच तैयार करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है? तो जो पॉलिसी वगैरह डिसीजन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है, ठीक है? ये याद रखना है। और ये आर्टिकल आप ध्यान रख सकते हैं, ये आर्टिकल आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? 19 का क्वेश्चन है अगेन, फिर क्या है, करेक्ट आंसर मार्क करना है, ठीक है? किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है? In India, which of the following review the independence regula which of the following review the independent regulator in sector like telecommunication, insurance, electricity? हमें क्या दिया है? हमें पता है ना, हमने जब एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमने क्या किया? हमने क्या है, विथड्रॉल ऑफ द स्टेट हुआ है, जो विथड्रॉल ऑफ द स्टेट हुआ, तो स्टेट का क्या है? हमने कौन सी फिलॉसफी अपनाई? मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो जो स्टेट है उसकी पहले क्या था? स्टेट भी बिजनेस करता था, स्टेट भी रेगुलेटर था। हर एक एस्पेक्ट, बिजनेस के एस्पेक्ट में स्टेट भी घुसा हुआ था। स्टेट क्या है, फिर क्या होगा, हमारा जो लिबरल जब हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल आया, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेटर होता है, गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, गवर्नमेंट सिर्फ इनेबलर होता है, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, जो रेगुलेशन का रोल दिया गया है, वो इंडिपेंडेंट सेक्टर को, जिस भी सेक्टर में अगर सपोज गवर्नमेंट किसी सेक्टर में है, तो उस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर भी है और गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट खुद ही रेगुलेटर नहीं बन सकती, उसमें इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर होते हैं, ठीक है? ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर का मतलब क्या है। इसमें यही पूछा है, इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर में जैसे इंश्योरेंस के लिए क्या है, इरडा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, टेलीकम्युनिकेशन क्या है, ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऐसे कंपटीशन के लिए क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, ठीक है? इसमें कोई गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जा सकता है, ठीक है? हमेशा याद रखना, कोई सिटीजन होता है, स्टेट के किसी पावर को कट उसमें चैलेंज कर सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? इनमें कोई गवर्नमेंट से इनका कोई कोरिलेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते इसमें क्या दिया है कि जो इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर होते हैं, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द जो इनके जो अभी से जो इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर है, सपोज द आईआरडीए है, ठीक है? हमारा आईआरडीए इरडा है, ठीक है? हमारे पास पीएफआरडीए है, पेंशन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है? ऐसे हमारे पास ट्राई वगैरह है। तो इनके ओवरव्यू के लिए कौन-कौन से इसमें मैकेनिज्म दिए गए हैं, ठीक है? पता है? ये कहा जाता है ना, हू विल वॉच हू विल जज द जजेस, है ना? जो इनका काम है जज करना, लेकिन इनको कौन जज करेगा, है ना? तो यही है कि इनके जो हू विल जज द जजेस, है ना? ये कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा याद रखना है इसको। तो अब क्या है, अब इसमें पूछा है कि इनको कैसे हुआ था, इनका रिव्यू कैसे किया जाता है? तो हमें क्या है, पहला स्टेटमेंट देखिए, एडहॉक कमेटी सेट अप द पार्लियामेंट, बिल्कुल ये पार्लियामेंट समय-समय पे एडहॉक कमेटी बनाती रहती है, जिसमें जो इंडिपेंडेंट सेक्टर के जो रेगुलेटर हैं, उनको उनको बुला के भी उनको समन भी किया जाता है, उनका एक ओवरव्यू भी तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है? दूसरा, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो डीआरएससी होते हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, डीआरएससी होते हैं, ये क्या है? ये मिनिस्टेरियल, हर एक मिनिस्ट्री लगभग या 1 या 2 मिनिस्ट्री को एक डीआरएससी देखती हैं। तो उस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर होगा, वो भी उनको भी ये रिव्यू करती हैं, ठीक है? तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी दोनों स्टेटमेंट खाली एक ही ऑप्शन में है। आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें मिल गया ऑप्शन। फिर भी आगे पढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या है? आर्टिकल 280 में ज़िक्र है, क्या है? ये क्या है? ये फेडरल
फाइनेंस कमीशन को क्या कहा जाता है? बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, है ना, ये हमारा सेंटर और स्टेट के बीच में जो फंड का डिवोल्यूशन होता है उसको ये तय करता है। इसका इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर से कोई मतलब नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, इसको बोलते हैं एफएसएलआरसी, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है। इनका फिर कोई रोल नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होते हैं, इनमें कोई इनका इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर में इनका रोल नहीं होता है। नीति आयोग तुम्हें पता है कि ये हमारा पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, ये रेगुलेटर रेगुलेशन का काम नहीं करती है, ठीक है। तो हमेशा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, ये गवर्नेंस का भी क्वेश्चन है, और ये ओवरऑल हमारा ना, जिससे कि हमें पता होता है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी फंक्शन करती है। ये मोडामोस इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है, कि हमें पता है कि जो एलपीजी के बाद क्या किया, एलपीजी के बाद हमने क्या है, जो स्टेट है, स्टेट की पावर को हमने विड्रॉ किया, विड्रॉल ऑफ द स्टेट हुआ, है ना। स्टेट फैसिलिटेटर के रूप में आ गया, इनेबलर के रूप में आ गया, ठीक है। एक ओवरऑल खाली स्टेट का मैंडेट हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट करे, और ये वेलफेयर सेक्शन पे काम, वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए काम करे। जहाँ पे मार्केट फेल्योर है वहां पे स्टेट का इंटरवेंशन है। अदरवाइज लिबरल में क्या होता है, इंडिविजुअल हैंड जो होते हैं, जो मार्केट होता है वही अपना खुद ही रेगुलेट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अब इसलिए जब स्टेट किसी सेक्टर में स्टेट भी है, प्राइवेट पावर भी है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट पावर है, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। अब इस इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर को रेगुलेट करने के लिए उनके ओवरव्यू के लिए कुछ एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, और डीआरएससी भी होते हैं, वो भी होते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये 18 का क्वेश्चन है, क्या फिर वही मनी बिल से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 4 तरह के स्टेटमेंट है। अभी हमने पता है जब इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मनी बिल क्या है उसको हमें ब्रॉडली एक बार रिवाइज करके फिर स्टेटमेंट को पढ़ना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने मनी बिल इतनी बार पढ़ लिया है, हमें पता था 109 में क्या है, इसका प्रोसीजर है, 1010 में क्या है, इसका डेफिनेशन है, कौन इस सर्टिफाई करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सर्टिफाई करता है, स्पीकर सर्टिफाई करते हैं कि कौन सा मनी बिल है, कौन सा नहीं है। इसमें लोकसभा का अपहरण होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही ये होता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है मनी बिल के रिलेटेड, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अब देखिए नॉट पूछा है तो हमेशा याद रखना है, नॉट 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, तो उसको मार्क करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरनेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। 1010 में यही चीज दिया है, ठीक है। अगर ये सिर्फ इनका हो कि कोई टैक्स का इम्पोजिशन करे, चाहे एबोलिशन करे, चाहे रेमिशन करे, चाहे अल्टरनेशन करे, चाहे रेगुलेशन करे, वो मनी बिल होता है, तो बिल्कुल सही है। तो ये तो मार्क करना नहीं, क्योंकि गलत मार्क करना है हमें। दूसरा, ए मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, तीसरा देखते हैं, ये मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मनी बिल डील विद द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ द मनी गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट, ये मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं दिया है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब एप्रोप्रिएशन करना होता है तो उस वो मनी बिल में आता है, कंटिजेंसी फंड से नहीं होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट अगर किसी गारंटी दी रहती है तो उसके रेगुलेशन के लिए भी वो मनी बिल में आता है। डायरेक्ट 1010 से कोई स्टेटमेंट उठाया था, ये सारे 10 आर्टिकल के ही क्वेश्चन थे, वर्बैटम उठाए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ये बिल डिमेंड टू मनी बिल इफ कंटेन ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू, तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये आर्टिकल 1 में डिफिनेशन है। इसी में वन सी, आर्टिकल 110 1 सी में डिफिनेशन है। डी, उसके बाद क्या है, ये रेगुलेशन वाला ठीक है। जो कॉन्टिजेंसी फंड है वो नहीं होता है, हमें पता है ना, कॉन्टिजेंसी फंड पे पोस्ट अप्रोप्रिएशन उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। एक कॉन्टिजेंसी फंड है, इसको कोविड के समय में उसको बढ़ा के अब लगभग 30,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है, 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, पहले लगभग 5,000 था, ठीक है। और ये क्या होता है, ये फाइनेंस से के ये प्रेसिडेंट जो होता है उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है, मतलब प्रेसिडेंट के होता है डिस्क्रिप्शन पे, और इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो इसको ऑपरेशन का डे टू डे ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। और जब ये फंड होता है 30,000 करोड़, मान लीजिए इसमें से कुछ निकला तो वापस फिर ये है, इसको फिर पार्लियामेंट से इसमें फंड में वापस डाल दिया जाता है पैसा। तो जब सीएफआई से जाता है इसमें कंटिजेंसी में, तब जाके तब वो मनी बिल होता है, लेकिन सीजीआई से निकालने के लिए मनी बिल नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अगेन इसमें ट्रैप यही था कि हमें 1010 जो है उसका मोटा मोटा हमें पता है कि उसमें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया नहीं है,
और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। सीजीआई कंटिजेंसी फंड केवल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है। 18 का क्वेश्चन है, अगेन करेक्ट मार्क करना है। कितने स्टेटमेंट है? 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। बताइए, ये देखिए पोस्ट इंडिया, हमने बताया ना आजकल क्या है, पॉलिटी में क्वेश्चन बना रहे हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री को भी मर्ज करते हुए क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये उस साल बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि पता है 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इसमें कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था उस समय कोई, क्योंकि किसी का जो उसका मैंडेट है 10% को कांग्रेस को नहीं मिला था, और कोई पार्टी एलिजिबल नहीं थी, तो उसमें कोई एलओपी का अपॉइंट नहीं हुआ था लोकसभा में। 17th लोकसभा में कोई अपॉइंट नहीं हुआ, ठीक है। और 18th में भी पता है ना, इस समय एलओपी है, क्योंकि उनको जो रिक्वायर मैंडेट है वो मिल गया था। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट, तो इसमें क्या फैक्चुअल क्या है, फर्स्ट लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? स्वतंत्र पार्टी दिया, लेकिन पता है स्वतंत्र पार्टी का गठन ही 1959 में हुआ है, ठीक है। हमें पड़ता है सी राजगोपालचारी जो होते हैं हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, वो पार्टी बनाया कांग्रेस से। जब थोड़ा उनका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। ये हमारा एक ज्यादातर ये कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते थे, ठीक है। ये याद रखना है। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, तब देखिए पहला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं। एग्जाम में हम दूसरा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि दूसरा बिल्कुल ठीक है, दूसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ लेते हैं। इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 1969, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 1969 में पहली बार उनको रिकॉग्नाइज किया गया। अगेन ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, उस तरह का स्टेटमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में था। पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया 1960 में। और इनको क्या हुआ, और इसके बाद इसको एक स्टेचुटरी वो अथॉरिटी दी गई लगभग 1977 में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको कि पहले और वो इनको रिकॉग्नाइज किया गया 1969 में, और 1977 में इनको स्टेचुटरी पावर दिया गया, ठीक है। लीडर अपोजिशन के जो पेमेंट और सैलरी वगैरह है उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, ये याद रखना है, ठीक है। तभी कौन सा ये पोस्ट है, ये स्टेचुटरी पोस्ट है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। तीसरा देखिए, if in the Lok Sabha, if any party does not have a minimum of 75 number, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition। तो क्या है, रियल 75 नंबर नहीं, कितना है, 1/10 ऑफ द साइज ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो 553 है, तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा, लगभग 55। इतना अगर किसी के पास हो जाएगा तो 75 तो ज्यादा नंबर है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए फैक्चुअल भी उठा दिए हमें, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था उस समय, बहुत लगभग चलता ही रहता है। अभी देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में कुछ है, वो एलओपी के चल के वहां पे कुछ चल रहा है, ऐसे स्टेट असेंबली में भी चलता है, दिल्ली की स्टेट असेंबली में भी चलता रहता है। तो ये हमेशा देखेंगे ये न्यूज में रहता ही रहता है, अगर पार्लियामेंट में नहीं तो किसी न किसी स्टेट से रिलेटेड ये न्यूज में रहता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, नहीं तो केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा गलत है, क्योंकि 75 नहीं 55 होने चाहिए मोस्टली, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, याद रखना है कि देखिए हमें पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम हमेशा बताते हैं कि आजकल पोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं बेयर एक्ट के साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भी, और कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट ने वो अमेंडमेंट लाया था, कौन सी गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाई थी, वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो जजमेंट रहा है, वेरियस जुडिशियल डॉक्ट्रिन, इससे मर्ज करके क्वेश्चन बना रहे थे, ये उसी कॉन्सेप्ट पे था। तो हमें याद रखना है कि जो स्वतंत्र पार्टी थी 1969 में गठित हुई थी ना, लगभग 1959 में, उस समय तो 52 में तो गठित ही नहीं थी, ठीक है। और दूसरा 1965 में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया, और 1977 में एक अलाउंस ऑफ द एलओपी एक्ट है, उनके द्वारा इसको स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया है। तो ये दो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और मिनिमम जो 10% रूल है उसको कहते हैं मावलंकर रूल होता है, मावलंकर रूल होता है। मावलंकर कौन थे बताइए, मावलंकर कौन थे बताइए, हमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए कि जीवी मावलंकर कौन थे और मावलंकर रूल क्या है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे 18 का क्वेश्चन है। अभी इतना ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट दिया है उस रिलेटेड से, उसका पूछा है इसमें से ये किस चीज का दिया है। देखिए इस ये है किसी चीज का डेफिनेशन दिया है, देखा कि किस चीज दिया है, हम पढ़ते हैं पहले इसको। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी, अच्छा पार्लियामेंट्री कमेटी पे क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रूटिनाइज एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन रूल्स सब रूल्स बाई लॉज इटीसी conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। क्या पूछ रहा है,
इसमें देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी दिया है, उस कमेटी का ये मैंडेट दिया है, तो इसमें पूछा है किस कमेटी का मैंडेट है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें पता है एक कॉन्सेप्ट होता है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। जैसे हमें पता है ना, जो पार्लियामेंट है वो लॉ इनेक्ट करती है, लेकिन वो क्या करती है, फ्रेमवर्क लॉ इनेक्ट करती है, ठीक है, एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देती है लॉ का, लेकिन उस रूल उसमें उस लॉ के में कौन सा रूल, कौन सा बाय रूल है ना, कौन सा सब रूल, ये कौन सा फ्रेम करता है, वो एग्जीक्यूटिव फ्रेम करती है। तो जो लॉ हो, जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव को सबऑर्डिनेट वो करती है, अपना अपना जो फंक्शन है उसको उसको सौंप दे देती है ना, उसको कहते हैं कि सबऑर्डिनेट कर देती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। तो इसका इसके एक कमेटी बनाई गई थी, सपोज दैट लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को दिया कि ठीक है, ये सपोज दैट प्राइवेसी वो हुआ हमारा, जैसे डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक्ट बना दिया, इस एक्ट में जितने भी रूल हैं, बाय रूल्स हैं, सब रूल्स हैं, वो तुम एग्जीक्यूटिव फ्रेम करे। लेकिन अगर सपोज दैट एग्जीक्यूटिव जो रूल फ्रेम कर रही है लॉ को ही वायलेट करे, इसके सुपरविजन के लिए क्या है, एक कमेटी बैठती है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स भी था, देखिए क्या है कि report to the house whether the power to regulation rules regulation इतना are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation, ठीक है, यहाँ पे डेलीगेशन शब्द ही था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, ये इसका एक काम होता है, ये कौन करता है, ये कमेटियां सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करता है, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, और ऐसा क्यों किया जाता है, हमें पता होना चाहिए ना, कि जिससे पता है कि हमारे कंट्री इतना डाइवर्स है, तो हर चीज का जो सेंट्रल में पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन नहीं लिया सकता, तो जो हमारे को जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, कि जो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बाय रूल सब रूल होते हैं, वहाँ के लोकल सिचुएशन के हिसाब से बना सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी ये इसलिए ये चीज इनको दिया गया है पावर। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो लॉ होती है, जो पार्लियामेंट एनेक्ट करती है, उसको एक्ट हो जाता है, तो जो लॉ इन्फोर्स में आ जाता है उसको लॉ कहते हैं। जब लॉ को कोई बाय रूल सब रूल अपने पेरेंट लॉ को ही वायलेट नहीं कर सकता, कोई मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई ऐसा रूल फ्रेम नहीं कर सकती जो लॉ के ही खिलाफ है, जो पेरेंट एक्ट के ही खिलाफ है, तो इसी को देख रेख कौन करता है, कमेटियां सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, तो ये कमेटियां सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मैंडेट ही होता है ये। अब देखिए, ये जो फैक्ट हुआ है एक बार पूछ चुके हैं, तो आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे, क्योंकि इतने पे रुकेगा नहीं, यूपीएससी आगे डेप्थ में जाएगा। ये सब दे दिया है मैंने आपको रिवीजन करने के लिए, ठीक है, कि कब बनी थी, इसका मैंडेट क्या होता है, ठीक है, याद रखना। और हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो रूल्स बाय रूल्स होते हैं, अपने जो पेरेंट एक्ट को वायलेट कभी कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, रूल्स कैन नॉट वायलेट्स द पेरेंट लॉ इटसेल्फ, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 18 का क्वेश्चन है, अगेन स्पीकर पे क्वेश्चन है, ठीक है, कितना करेक्ट मार्क करना है, पहले देखना दो स्टेटमेंट है, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if she ceases to be a member of the assembly। क्या दिया है, हमें पता है कि जो स्पीकर होते हैं वो अपने हाउस से ही वो इलेक्ट होते हैं, लोकसभा से इलेक्ट होते हैं, अपने मेंबर के बीच से होते हैं। अगर कोई मेंबर ही नहीं रहा तो स्पीकर कैसे बनेगा, तो इसमें यही दिया, अगर मेंबर ही नहीं है तो ही या सी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा, तो इसमें क्या है, पहला सही है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, whether the legislative assembly is dissolved, the speaker whenever whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों नहीं होता, तो हमें पता है स्पीकर का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, जो होता है, जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, उनमें उनका भी रोल होता है, और हमें पता है ना कि कभी भी पार्लियामेंट को बुलाया जा सकता है। ये पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं ना, हमें पता है, जैसे एग्जीक्यूटिव का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन बाई डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जुडिशरी जो होता है हमारा, जुडिशरी जो होता है, जुडिशरी का फेस कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। पार्लियामेंट का फेस कौन होता है, स्पीकर होता है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा स्पीकर को अपने पद से डिजॉल्व होने के बाद भी वो पद नहीं छोड़ते, वो कब छोड़ते हैं, जब नया कोई हमारा जब आ जाता है, जो असेंबली या हमारा नया पार्लियामेंट बना, उसके पहले मीटिंग से पहले वो अपना पद छोड़ते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, तो ये पहले हमने क्वेश्चन कर चुका है, उससे क्वेश्चन था ये, आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है।
179 में दिया है, स्पीकर शैल नॉट वैकेट इमीडिएटली फर्स्ट, है ना, और क्या करते हैं, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली आफ्टर डिसोल्यूशन, बिफोर द फर्स्ट मीटिंग में वो अपना पद छोड़ते हैं, याद रखना है हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 का क्वेश्चन है ये, अगेन करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, अच्छा पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, दो स्टेटमेंट दिया, हमें करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। A private member bill is bill presented by a member of the parliament who is not elected but only nominated by the president of India। तो क्या है ये स्टेटमेंट बताइए, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, ये क्या डिफिनेशन है क्या, नहीं ये गलत है। प्राइवेट मेंबर क्या होता है, दो तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट बिल होते हैं, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, जो कोई मिनिस्टर के अलावा जो कोई जितने भी मेंबर होते हैं, अगर कोई बिल लेके आते हैं उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। इसमें कोई रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी का नहीं होता। जैसे रूलिंग पार्टी के जितने मेंबर हैं सभी तो मिनिस्टर नहीं होते हैं, तो रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर होता है जो मिनिस्टर नहीं है, वो भी अगर लाए तो वो भी प्राइवेट मेंबर होगा, अपोजिशन लाए तो भी होगा, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो भी प्राइवेट मेंबर होगा। तो ये है, ये डिफिनेशन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है, recently a private memberly bill has been passed in the parliament of India for the first time in its history। तो ये क्या है स्टेटमेंट, हमें पता है लास्ट जो पार्लियामेंट, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था लगभग 1970s में हुआ था। इस तरह का कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर इस तरह का पास होता है ये बहुत बड़ा मेजर अचीवमेंट माना जाता है कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया। हमें पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ठीक है, और बहुत ऐसे जैसे मेंस्ट्रुअल लीव के लिए बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे हैं उस पर होते रहते हैं, लेकिन वो कभी पास नहीं होता। अभी रिसेंटली में लास्ट में 1970s में हुआ था, ठीक है, याद रखना। था करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, दोनों गलत है ना, दोनों तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा डी हो जाएगा आपका। वो आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें यही चीज याद रखना कि प्राइवेट मेंबर क्या होता है, हमेशा लोगों को कंफ्यूज होता है, ये बस खाली गवर्नमेंट के अलावा जो भी है इसमें, चाहे रूलिंग पार्टी के हो चाहे अपोजिशन के हो, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड है, सभी को कहा जा सकता है, ठीक है। और हमें याद रखना है कि जो, अब ये क्वेश्चन बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, बिल वगैरह है, क्या प्राइवेट मेंबर ला सकते हैं क्या, प्राइवेट मेंबर ला सकते हैं क्या, और कौन कौन सा प्राइवेट मेंबर बिल, कौन सा बिल प्राइवेट, किस टाइप के बिल प्राइवेट मेंबर बिल नहीं ला सकते हैं, जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट करके बिल होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, होता है मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल। इसमें किस तरह का बिल को मनी, हमारे जो गवर्नमेंट बिल है मतलब प्राइवेट मेंबर बिल नहीं ला सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या प्राइवेट मेंबर बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल ला सकते हैं, दूसरा किस तरह के जो बिल है वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये देखिए, याद रखना है कि अभी तक सिर्फ 14 टाइम्स हुआ है इसमें, और लास्ट में लगभग फर्स्ट वन है 1950 में मुस्लिम वक्फ बिल था, और 70 में लास्ट हुआ था ये क्रिमिनल अमेंडमेंट के लिए था, ठीक है, इलाजमेंट ऑफ द क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन बिल है ना, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को ब्रॉड किया गया था, उस पे था ये। तो ये याद रखना कि 1970 में था, वो फर्स्ट कौन सा था, क्योंकि एक बार पूछ चुके थे, आगे भी पूछ सकते हैं, और स्टेट पीएससी वाले फिर पूछते रहते हैं घुमा फिर आके। आगे बढ़ते हैं, 17 का क्वेश्चन है ये, क्या पूछा है, अगेन क्या है, करेक्ट मार्क करना, पहले देखना है करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछ पढ़ते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या दिया है क्वेश्चन में कि पार्लियामेंट जो होती है, जो मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसे कंट्रोल करती है ना उसको, जिसे हमें पता है लेजिस्लेचर का अल्टीमेट मैंडेट क्या है, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराना। तो किस तरह से कौन कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिससे एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराते हैं हमारा जो हमारा पार्लियामेंट होता है, लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, क्या दिया है ऑप्शन में, करेक्ट मार्क, एडजर्नमेंट मोशन, बिल्कुल जितने भी तरह के मोशन होते हैं, जितने तरह के क्वेश्चन आवर होते हैं, है ना, जितने भी तरह के कट मोशन होते हैं, जितने सारे के ये सब जितने होते हैं, ये क्या है हमारा उसमें अल्टीमेटली कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए, तो एडजमेंट मोशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर में बिल्कुल ठीक है, उनको क्वेश्चन पूछ करके उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं, ठीक है। तीन तरह के क्वेश्चन हमने देखा कि स्टार क्वेश्चन होता है, अनस्टार होता है, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस हमने देखा, स्टार में वर्बली देना होता है, इसमें रिटर्न होता है, और इसमें भी रिटर्न देना होता है।
सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में देखा तो ये भी होता है। जितने भी ये सारे डिवाइस हैं क्या है, अल्टीमेटली ये टूल है कि इसको एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराने के लिए पार्लियामेंट के पास है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और हमें पता है ना कि ये जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किस पे पूछा जा सकता है, तो स्टार जो क्वेश्चन होता है जिसका वर्बल आंसर डिमांड किया जाता है वो है। एक चीज हमें बताइए क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन क्या, सपोज दैट हमें क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो लेजिस्लेचर है, इनके इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या एक एमपी जो है, एक एमपी, सपोज दैट एक एमपी यह है, दूसरा एमपी टू है, तो क्या एक एमपी दूसरे एमपी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये कभी इस पे पूछा नहीं गया, लेकिन आगे पूछ सकते हैं और न्यूज में रहता है इसलिए पूछते हैं, आप पूछ रहे हैं, आपसे बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो आगे हमें याद रखना है कि जितने भी मैकेनिज्म है ये, एडजमेंट मोशन क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, हमें क्या है, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री डिवाइस है, इसमें क्या है, नॉर्मल बिजनेस को सस्पेंड करके, ठीक है, इसमें इस तरह मेथड टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यही होता है। जो अच्छा, ये अर्जेंटमेंट मोशन का थोड़ा डेफिनेशन भी याद रखना है कि ये डिफाइन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, कोई जैसे नॉर्मल प्रोसीडिंग हो रहा है तो नॉर्मल प्रोसीडिंग को एडजस्ट करके जो कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है उस पर डिबेट डिस्कशन होने लगा था, उसको अर्जेंटमेंट मोशन कहते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे के पार्लियामेंट्री डिवाइसेज हैं, तो आपको नाम उसके याद रखने हैं, मोटा मोटा एक ओवरऑल की, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन आवर क्या होता है, अच्छा हमारे पास दिया है ना कि हमारे पास जीरो आवर क्या होता है, हमारा डिफरेंट डिफरेंट मोशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, एडजमेंट मोशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मोशन क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, वो चीफ वो स्टार क्वेश्चन और स्टार क्वेश्चन क्या होता है, शॉर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होते हैं, बस मोटा मोटा बजट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे, तो बस मोटा मोटा टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, उसका चीफ पर्पज क्या याद रखेंगे, एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेंगे तो हमेशा याद रहेगा, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, 17 का क्वेश्चन अगेन क्या है, करेक्ट मार्क करना है। तो क्या है, दो स्टेटमेंट दिया, इसमें पूछा करेक्ट क्या है, देखते हैं। In the election of the Lok Sabha of or state assembly, the winning candidate must get at least 50% of the vote poll to the declare elected. ये ऐसा है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? हमारे पास क्या सिस्टम, हमारे पास एफपीटीपी सिस्टम है। एफपीटीपी सिस्टम में क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हमें क्या होता है, सपोज दैट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा, मान लीजिए हमारे यहाँ पे हमारे पास 20 व्यक्ति खड़े हो गए, उसमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिल गया, सपोज दैट किसी को 25 वोट मिल गया, अब बाकी को सब इससे नीचे ही है तो 25 वाला भी जीत जाएगा, लेकिन हमें 50 का मैंडेट भी नहीं पूरा करना है। ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें होता है। जैसे हमारे यहाँ जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें ये दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेशन बनी और लोकसभा में ऐसा नहीं दिया गया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा ये सी गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, according to the provision laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the speaker post goes to the majority party and the deputy speaker to the opposition। देखिए बाई कन्वेंशन तो ये ठीक है, स्पीकर का पोस्ट जो होता है मेजोरिटी पार्टी को जाता है और डिप्टी स्पीकर का अपोजिशन के, लेकिन प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने बताया था बार बार, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह कोई प्रोविजन नहीं है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन चला रहा है कि जो स्पीकर होते हैं मोस्टली रूलिंग पार्टी के, और जो मेजोरिटी पार्टी होती है वही को रूल करती है, जिसको मेजोरिटी मैंडेट होता है, जो मेजोरिटी प्रूव कर पाती है। और जो डिप्टी स्पीकर का रोल दिया जाता है बाई डिफिनेशन है, अपोजिशन को दिया जाता है। लेकिन हमें पता है 17th में लोकसभा में भी कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था, और अभी तक भी इस जून तक, जून 2026 तक अभी कोई डिप्टी स्पीकर अपॉइंट नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखना है। तो स्टेट में दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे, याद रखना। अब हमने ये दे दिया फर्स्ट पास वो सिस्टम क्या होता है, और इसमें यही है। बाकी ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई स्पेशली मैंडेट नहीं है कि स्पीकर ये है, बस ये ट्रेडिशनल है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ठीक है, तो इसमें यही हमेशा ये ट्रैप इसमें यूपीएससी ही पूछता है कि वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इस तरह का कोई फ्रेज आ जाए तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जैक्ट लिखा है उसको उसी को मानना होता है, जो प्रैक्टिस में उसको नहीं मानना होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रैक्टिस में तो ये होता है कि मेजोरिटी पार्टी के द्वारा ये स्पीकर का जाता है और रूलिंग अपोजिशन पार्टी के द्वारा डिप्टी स्पीकर का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, 16 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशन इंटरेस्ट इफ ए रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय द। ठीक है, आर्टिकल 249 पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रेरोगेटिव ऑफ द राज्यसभा है। क्या है, अगर राज्य, जैसे हमें पता है ना कि हमारे पास 3 लिस्ट दिए गए हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है।
तो इसमें यूनियन बना सकता है, इसमें स्टेट बना सकता है, इसमें दोनों बना सकते हैं। लेकिन स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, लगभग 5 ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे सेंट्रल भी बना सकता है। तो उसमें यही पूछा, आर्टिकल 249 में भी जिक्र है कि अगर राज्यसभा चाहे तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से वो पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकता है कि पार्लियामेंट एक बिल लेके आए जिसमें स्टेट के सब्जेक्ट पे भी हम लॉ इनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो रिजोल्यूशन है उसका ड्यूरेशन कितना होता है। रिजोल्यूशन सिर्फ 1 साल के लिए ड्यूरेशन होता है। तो सपोज दैट आज कोई राज्यसभा ने रिजोल्यूशन पास किया तो उसका ड्यूरेशन 1 साल होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई लॉ इनेक्ट हुआ उसके, तो लॉ का जो होता है रिजोल्यूशन जिस दिन लैप्स होता है उससे 6 महीने तक की वैलिडिटी होती है। तो मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है, 1 ईयर प्लस 6 मंथ हो सकती है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो लॉ होती है जो रिजोल्यूशन का पीरियड एक्सपायर होने के मैक्सिमम 6 महीने तक रहती है। क्योंकि पता है अगर एक बार, क्योंकि हमारे फेडरल सिस्टम को वायलेट करता है ना, अगर एक बार दे दिया, परमानेंटली दे दिया, तो हमेशा ये तो मजे ही मजे हैं फिर तो यूनियन के। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि पीरियाडिक होता है और ये रिजोल्यूशन कितने भी बार पास कर सकता है, लेकिन वह एक बार में 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकता है। और जो लॉ होता है सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने के बाद, रिजोल्यूशन एक्सपायर होने के 6 महीने बाद तक ही रहता है। उसके बाद ये अपने आप लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, राज्यसभा बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन 249 पे एग्जैक्ट क्वेश्चन है। और ये आर्टिकल आर्टिकल 312 है, ये हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि ये राज्यसभा का स्पेशल प्रेरोगेटिव है। ठीक है, तो इसे हमेशा याद रखना चाहिए आर्टिकल, है ना। 249 पे क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें यही है, हमें हमें याद रखना है कौन कौन सा ऐसे प्रावधान है, कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें स्टेट लिस्ट में भी सेंटर लॉ बना सकता है। तो एक हमने देखा 249, ऐसे हमें पता है 250 में भी है, ऐसे हमें पता है 252 में भी है, ऐसे पता है 253 में भी है, आर्टिकल 253, 252, 250 इस तरह से प्रोविजन दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए सब। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कभी, एक बार लिस्ट आपको बता देंगे क्यों क्यों है, आगे भी क्वेश्चन भी आएगा उसमें भी देखेंगे। ठीक है, ये 16 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते क्या है, अगेन क्या है, करेक्ट मार्क करना पहले पे देखना है। एग्जाम में क्या है, पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है तो ये पढ़ना ही भूल जाता है क्या मार्क करना है। तो हमेशा अलर्ट रखना है कि हर एक क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है इसको मार्क करना है। उसके बाद ये स्टेटमेंट देखिए, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। अच्छा, प्रोरोगेशन दिया, देखिए प्रोरोगेशन पे कोई बिल लैप्स नहीं होता है, याद रखें। प्रोरोगेशन पे सिर्फ नोटिस लैप्स होता है, बिल वगैरह लैप्स नहीं, बिल सिर्फ डिजोल्यूशन पे होता है। तो एग्जाम में एक एक वर्ड को ध्यान में रखना है, या डिजोल्यूशन होता है स्टेटमेंट सही होता है, प्रोरोगेशन पे नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on dissolution of the Lok Sabha। बिल्कुल ठीक है, हमें क्या दिया है, कोई राज्यसभा में कोई बिल है और वो उसी में पेंडिंग है अभी, लोकसभा में भी पास नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल, ये क्योंकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट चेंबर है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होता। इसमें कोई बिल वगैरह इंट्रोड्यूस हो गया तो डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर वो लोकसभा में पास है, तो हमने एक नियम बताया था ना, कोई भी बिल लोकसभा अगर टच भी कर दे तो वो लैप्स हो जाएगा डिसोल्यूशन के बाद। लेकिन दो ऐसे सिचुएशन है, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला दे, डिसोल्यूशन होके पहले का बता दे कि हमें ज्वाइंट सिटिंग बुलाना है, और या तो दोनों हाउस पास कर दे, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, अप्रूवल के लिए बचा है। इन दो सिचुएशन में हमारा लैप्स नहीं होगा, बाकी सिचुएशन में लोकसभा अगर टच कर दे तो होगा। लेकिन यहाँ पे तो टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो टच ही नहीं कर रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर बी ऑप्शन हो जाए। कॉन्सेप्ट यही है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो लैप्सेस का हमने जो पिछले का भी रूल बताया, इस बार भी है कि कौन कौन से लैप्स होता है, कौन कौन से एक्सेप्शन है, जो हमने बता दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है, और फटाफट फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है हमने क्या पढ़ा, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल। तो जो हाउस ऑफ द पीपुल है, जो लेजिस्लेचर है, वो कैसे किस तरह का, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के टूल होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। ये है ना, एडजमेंट मोशन देखा, क्वेश्चन आवर देखा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देखा। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराने के लिए पार्लियामेंट के प्रति, ये देखा हमने। ठीक है, फिर हमें पता है एडजमेंट मोशन होता है, अर्जेंट पब्लिक मैटर के होता है। और ये भी याद रखना, देखिए कुछ ऐसे जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, एडजमेंट मोशन हो गया, इसका थोड़ा डिटेल भी पता होना चाहिए। तो हमने दे दिया है कि ये कम से कम 50 मेंबर जो होते हैं वो एडमिट करेंगे तभी एडजमेंट मोशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कोई एक मेंबर खड़ा होकर कह दिया कि ठीक है नॉर्मल बिजनेस को सस्पेंड किया जाए और एडजमेंट मोशन लाया जाए, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर डिस्कस किया जाए, तो नहीं, कम से कम 50 मेंबर अगर वो ऐसा करेंगे तो होता है ऐसा। ठीक है, तो ये याद रखना है।
हमें पता है क्वेश्चन आवर होता है फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, मिनिस्टर आंसर क्वेश्चन ऑन द देयर देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। मिनिस्टर हर मिनिस्टर जो होते हैं अपने जुरिसडिक्शन में जो डिपार्टमेंट आते हैं, मिनिस्ट्री आते हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो एमपी होते हैं, हमने क्वेश्चन पूछे आपसे एमपी, और एमपी से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई बार नहीं है इन पे, ठीक है। कोई क्वेश्चन में बार नहीं है। अगर मान लीजिए किसी एमपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई घटना हुई, तो दूसरा एमपी उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कब होता है, जब हमारे पास हमारा स्टार क्वेश्चन है जिसका ओरल आंसर माना जाता है, ठीक है। इस पे फॉलो अप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमें एक है ना, एक तरह से फाइनेंशियल कंट्रोल और नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल भी याद रखना है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बजट के समय जो कट मोशन होता है, बजट का अप्रूवल भी सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही होता है, ठीक है। और कैग का जो रिपोर्ट होता है ना, कैग क्या होता है, इसको मतलब फ्रेंड फिलोसफर और गाइड होता है किसका, किसका होता है बताइए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है। तो इसे फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। नॉन फाइनेंशियल मैकेनिज्म में वही जो क्वेश्चन होते हैं, जीरो आवर हो गए, एडजमेंट मोशन हो गए, कॉलिंग अटेंशन मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सारे के सारे जो नॉन फाइनेंशियल पर्पज से जो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराने के लिए जो मैकेनिज्म है, उसको नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल का टूल माना जाता है। ये मोटा मोटा कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए इसको देखने की याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, हमें 75(3) में ध्यान रखना है, ठीक है। मोटा मोटा ये चीज, इतना चीज हमने इसको पढ़ा, ठीक है। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका जो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का जो थर्ड पार्ट है, जो फाइनल पार्ट है, उसको देखेंगे। अब मोटा मोटा हम लोग लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, ये पूरा पूरा रिवीजन ही होगा, लेकिन कम से कम इसमें हम देखेंगे 35 से 40 क्वेश्चन बचा है। लगभग हम 2015 से लेके 1995 को भी देखेंगे, लगभग 40 क्वेश्चन है, तो फटाफट करेंगे इसको, और पूरा पूरा रिवीजन ही होगा। कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा तो उसको भी समझते हुए चलेंगे। यूट्यूब में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके यूपीएससी का जो पॉलिटी सीरीज चल रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। देखेंगे स्टार्टिंग से फंडामेंटल राइट से लेके हम लोग यहाँ तक आ गए, ऐसे चैप्टर वाइज सिलेबस को यूपीएससी पीवाईक्यू की तरह कवर कर रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करेंगे तो हम आगे जो फ्यूचर की पीपीटी वगैरह वहाँ पे शेयर कर देंगे, और लेक्चर प्लान वगैरह वहाँ भी शेयर करते रहेंगे। और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए। अच्छा लगता है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई फीडबैक है तो इस कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। लेकिन वीडियो को वॉच करते रहें, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।